हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका राजनीतिक सिद्धांत के दूसरे तीसरे लेक्चर में, जिसमें बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का प्रारंभ कैसे होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। राजनीतिक सिद्धांत, चाहे आप यूपी पीजीडी की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें 20-30 नंबर का राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आते हैं। चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे हो, या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, अन्य विषय की तैयारी कर रहे हो, तो राजनीतिक सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना राजनीतिक सिद्धांत के समझे आप पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी नहीं जान सकते। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको 2 लेक्चर बताया कि और राजनीतिक सिद्धांत किस तरीके से भारत विश्व में लागू हुआ और क्या क्या इसके बारे में क्या क्या बात है। तो मैंने कल आपको बताया था व्हाट इज अ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स की परिभाषा देना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसका क्षेत्र इतना विस्तृत है। तो आगे चलते हैं कि क्या क्या इसमें दृष्टिकोण है, क्या इसके उपागम है, सारी बातों को इसमें बात करते हैं। तो ये था कि युद्धोत्तर काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये कह रहा है कि युद्ध के समय से और युद्धोत्तर काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों सहित समस्त स्थिति बदली हुई नजर आती है। चतुर्थ, आज जब राजनीति मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो व्यक्तियों के हित इस विविध रूप वाली राजनीति के साथ जुड़ गए। ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीति सबको प्रभावित करती है और मानव के लिए राजनीति के निष्पक्ष दृष्टिकोण अपना पाना संभव नहीं है। जहाँ तक एक राजनीति का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव व्यक्ति के प्रभाव पर प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। वास्तविकता है कि व्यक्ति का जो राजनीति का प्रभाव व्यक्ति पर परोक्ष या प्रत्यक्ष पड़ता ही है, वहाँ इसके निष्पक्ष वस्तुपरक अध्ययन की संभावना का क्षीण होना स्वाभाविक है। जहाँ राजनीति का प्रभाव व्यक्ति पर या तो परोक्ष पड़ेगा या प्रत्यक्ष पड़ेगा, वहाँ राजनीति में जो है स्वाभाविक रूप से इसकी व्याख्या करना और वस्तुपरक अध्ययन की संभावना का क्षीण होना स्वाभाविक है। उपयुक्त कारणों से सभी देशों, सभी वर्गों, समुदायों के सभी समय के स्वीकार्य राजनीति की परिभाषा देना असंभव तो नहीं, एक अत्यंत कठिन कार्य अवश्य है। तो इस तरीके से राजनीति की परिभाषा देना कठिन कार्य तो है ही है, पर असंभव नहीं है। उपयुक्त कठिनाई के होते हुए राजनीति को समझने की आवश्यकता और उसका महत्व कम नहीं है। तो ये कठिनाई है, फिर भी जो राजनीति को समझने की आवश्यकता, उसका महत्व कम नहीं है। ऐसी स्थिति में विभिन्न कालों में राजनीति विषयों के विद्वानों और लेखकों द्वारा प्रतिपादित राजनीति के अर्थ और स्वरूप का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। राजनीति के अर्थ और स्वरूप का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इससे हम राजनीति की कार्यकारी भाषा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। वैसे तो राजनीति के प्रति अनेक दृष्टिकोण से विचार हुआ, परंतु यहाँ मुख्यतः 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाएगा। जो इस प्रकार है। तो उपयुक्त कठिनाई के होते हुए, जो कठिनाई है, इसकी कठिनाई के होते हुए भी राजनीति को समझने में आवश्यकता तो है ही, राजनीति की आवश्यकता तो है ही है। राजनीति को समझने की आवश्यकता, उसका महत्व कम नहीं है, और विभिन्न कालों में राजनीति विषय के विभिन्न विद्वानों और लेखकों द्वारा प्रतिपादित राजनीति के अर्थ और स्वरूप का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो इसे हम राजनीति की कार्यकारी परिभाषा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। वैसे तो राजनीति के प्रति अनेक दृष्टिकोण से विचार हुआ है, परंतु यहाँ मुख्यतः 2 बातें बांटकर इसका अध्ययन किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य इन सारी बातों का यह है कि एक राजनीति का प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। ये कहना चाह रहे हैं, युद्धोत्तर काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों सहित समस्त स्थिति बदली हुई नजर आती है। तो अब जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, तो युद्ध या युद्धोत्तर काल, 2 युद्ध हुए, चाहे 1914 से 1918 हो, चाहे 1939 से 1942 हो, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्त स्थिति बदलती हुई नजर आती है। और चौथी बात यह है कि जब राजनीति मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो सभी व्यक्तियों के विविध रूप वाली राजनीति के साथ जुड़ गए हैं। तो चूंकि आज राजनीति प्रत्येक व्यक्ति से को प्रभावित करती है, तो सभी के हित इस राजनीति से जुड़ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य इसलिए भी इसकी परिभाषा देना इतना कठिन महसूस हो गया है। चलिए, तो राजनीति के विषय में और जानते हैं कि राजनीति के विषय में क्या क्या बात और महत्वपूर्ण है। तो राजनीति के कुछ प्रमुख दृष्टिकोण है। राजनीति के प्रति कुछ प्रमुख दृष्टिकोण। नंबर 1, राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण क्या कहता है। राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण क्या कहता है। राजनीति के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है। 2 दृष्टिकोण माने जाते हैं। पहला राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण, दूसरा राजनीति के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण। इसमें यूनानी दृष्टिकोण, जिसे शास्त्रीय धारणा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के नाम से भी पुकारा जाता है, आज भी राजनीति को समझने का आधार मानी जाती है। पहली बात तो ये कि राजनीति को समझने के लिए 2 दृष्टिकोण। पहला है राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो राजनीति का दृष्टिकोण है, कह सकते हैं राजनीति का जो दृष्टिकोण है, वो 2 दृष्टिकोण माने गए राजनीति को समझने के लिए। तो पहला जो राजनीति को समझने के लिए दृष्टिकोण माना गया, पहला नंबर 1 और नंबर 2। तो एक है यूनानी दृष्टिकोण। तो यूनानी दृष्टिकोण कह सकते हैं यूनान से राजनीति की उत्पत्ति हुई है। आधुनिक राजनीति की यदि उत्पत्ति हुई है, कह सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीति की उत्पत्ति कह सकते हैं भारत में भी हो सकती है, भारत में भी हुई है, परंतु यूनानी दृष्टिकोण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य चिंतकों के विषय में जानना जरूरी है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, ये सारी यूनानी दृष्टिकोण, पाश्चात्य संस्कृति की, पाश्चात्य पॉलिटिकल थिंकर्स की देन है। यूनानी दृष्टिकोण हो गया, और उसके बाद हो गया आधुनिक दृष्टिकोण। तो 2 दृष्टिकोणों से राजनीति को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये राजनीति के दृष्टिकोण है। राजनीति को समझने के दृष्टिकोण है। तो राजनीति को समझने के ये दृष्टिकोण है। तो पहला दृष्टिकोण हो गया यूनानी दृष्टिकोण, दूसरा हो गया आधुनिक दृष्टिकोण। तो राजनीति के दृष्टिकोण समझने के लिए इसको ऊपर वाले को शास्त्रीय धारणा भी बोलते हैं, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं, क्लासिकल धारणा भी बोलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तो ये बातें इसमें हैं। तो देखते हैं यूनानी दृष्टिकोण में इसमें क्या क्या बात शामिल की गई है। यूनानी दृष्टिकोण की बात करते हैं।
तो यूनानी दृष्टिकोण, राजनीति के प्रमुख दृष्टिकोण, राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण और राजनीति के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण। तो ये 2 दृष्टिकोण हैं। इसमें देखते हैं यूनानी दृष्टिकोण में क्या बात है। तो इसमें यूनानी दृष्टिकोण जिसे शास्त्रीय धारणा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के नाम से पुकारा जाता है, आज भी राजनीति को समझने का एक आधार मानी जाती है। साथ ही 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक के विशेषतः 2 महायुद्धों के बाद विद्वानों ने तो अपने चिंतन और विश्लेषण के माध्यम से 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक और विशेषतः 2 महायुद्धों के बाद विद्वानों ने तो अपने चिंतन विश्लेषण के माध्यम से इसकी काया ही पलट के रख दिया था। इन विशेषताओं और विश्लेषणों का विस्तार से अध्ययन अपेक्षित है। तो ये महत्वपूर्ण है कि जब ये मैंने बताया कि आपके द्वितीय विश्व युद्ध हुआ या 2 विश्व युद्ध हुए, उसके बाद 16वीं सदी से 20वीं सदी तक जो विशेषता 2 महायुद्धों में गुजरी, तो इसने अपने चिंतन और विश्लेषण के माध्यम से, विद्वानों ने चिंतन और विश्लेषण के माध्यम से राजनीति की परिभाषा को चेंज करने की कोशिश करी। राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण की बात कर ले रहे हैं कि राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण क्या है। राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण क्या कहता है, देखते हैं। राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण, ग्रीक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। तो राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण कहता है कि बारकर ने माना कि राजनीति चिंतन का प्रारंभ, बारकर जो है विद्वान है, उन्होंने माना कि राजनीति का प्रारंभ यूनान से हुआ। सुकरात, प्लेटो और अरस्तू ने राजनीति पर व्यवस्थित ढंग से चिंतन किया और इनके विचारों को राजनीति की शास्त्रीय धारणा का नाम दिया जाता है। तो ये बारकर मानते हैं कि राजनीति का चिंतन प्रारंभ यूनान से हुआ। सुकरात, प्लेटो और अरस्तू ने राजनीति पर व्यवस्थित ढंग से चिंतन किया और इनके विचारों को राजनीति की शास्त्रीय धारणा का नाम दिया। इसका आशय यह नहीं लिया जाना चाहिए कि प्राचीन काल में यूनान के अतिरिक्त अन्य कहीं राजनीति का चिंतन ही नहीं किया गया। ये नहीं मानना चाहिए कि इसके अतिरिक्त और कहीं पर भी राजनीति का चिंतन नहीं किया गया। स्वयं हमारे देश में मनु, शुक्र, कौटिल्य जैसे विद्वानों के विचार को इसी महान परंपरा की श्रेणी में रखा जा सकता है। और ये मानते हैं कि इसी जो है हमारे भारतीय चिंतक भी, चाहे शुक्र, चाहे अरस्तु, कौटिल्य हो, चाहे मनु हो, चाहे शुक्र, स्वयं वो इसी विद्वान विचारों की इसी परंपरा की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्लेटो और अरस्तु का चिंतन की एक प्रमुख बात यह है कि वे राजनीति को मानव जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी विषय मानकर चिंतन प्रारंभ करते हैं। प्लेटो और अरस्तु के महत्वपूर्ण चिंतन की बात यह है कि वो अपने चिंतन को प्रारंभ ही वहां से करते हैं कि इंसान के लिए राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है, वो ये मान के चलते हैं। तो ये वाली बात जो है बारकर ने मानी कि राजनीति चिंतन का प्रारंभ यूनान से हुआ। आप इसको आंसर राइटिंग में या फिर इसको तथ्य को, फैक्ट को डाल सकते हैं या लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं हम सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। सुकरात, प्लेटो और अरस्तू राजनीति पर व्यवस्थित ढंग से चिंतन किया और इसके विचारों को, इनके विचारों को राजनीतियों की शास्त्रीय धारणा का नाम दिया जाता है। इसका आशय यह नहीं लिया जाना चाहिए कि प्राचीन काल में यूनान के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं राजनीति का चिंतन ही नहीं किया गया। स्वयं हमारे देश में मनु, शुक्र, कौटिल्य जैसे विद्वान के विचारों को इसी महान परंपरा की श्रेणी में रखा जाता है। प्लेटो और अरस्तू के चिंतन की प्रमुख बात यह है कि वे राजनीति को मानव जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी विषय मानकर अपना चिंतन प्रारंभ करते हैं। अरस्तू के अनुसार राजनीति समस्त मानव समाज के कल्याण की दृष्टि में रखने वाला शास्त्र, सर्वोच्च विज्ञान। इसी प्रकार कौटिल्य ने राजधर्म को सर्वोच्च धर्म की स्थिति प्रदान की है। आगे कहते हैं कि प्लेटो, अरस्तू और कौटिल्य आदि विद्वानों ने राजनीति को बहुत व्यापक। अब आगे कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मानव समाज के कल्याण की दृष्टि में रखने वाला शास्त्र सर्वोच्च विज्ञान कहता है। अरस्तू कहता है कि जो है, अरस्तू ने बताया कि अनुसार राजनीति समस्त मानव समाज के कल्याण की दृष्टि से सबसे बड़ा शास्त्र है, सर्वोच्च मास्टर साइंस का है। अरस्तू ने राजनीति को मास्टर का साइंस का है। इसी प्रकार कौटिल्य ने राजधर्म को सर्वोच्च धर्म की स्थिति बताई है। तो दोनों ही विद्वान, अरस्तू कहते हैं कि सबसे बड़ा जो समाज मानव कल्याण के लिए जो विषय है वो है सर्वोच्च विज्ञान, राजनीति, और कौटिल्य कहते हैं कि राजधर्म ही सर्वोच्च धर्म है। आगे देखते हैं, प्लेटो, अरस्तू और कौटिल्य आदि विद्वानों ने राजनीति को बहुत व्यापक अर्थ प्रदान किया। ये कहते हैं कि प्लेटो और अरस्तू और कौटिल्य आदि विद्वानों ने राजनीति को बहुत व्यापक अर्थ प्रदान किया है। ये कहते हैं कि प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य आदि विद्वानों ने राजनीति को बहुत व्यापक अर्थ प्रदान किया है। प्लेटो ने जहाँ राज्य को व्यक्ति का वृहत रूप बतलाया। ये कहते हैं कि प्लेटो ने जहाँ राज्य को व्यक्ति का वृहत रूप बतलाया। ये कभी कभी कोटेशन आता है, किसने व्यक्ति को राज्य का वृहत रूप व्यक्ति का वृहत रूप बतलाया, तो ये प्लेटो है। प्लेटो ये कहता है कि राज्य ही व्यक्ति का वृहत रूप है, बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है, सबसे बड़ा रूप है, यही बताते हैं कौन, प्लेटो। वहीं अरस्तु इसे श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु स्वाभाविक संस्था मानते हैं। वहीं अरस्तु इसे कहते हैं कि ये राज्य जीवन की प्राप्ति हेतु स्वाभाविक संस्था है। उसके अनुसार राज्य मानव जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया। अरस्तु कहते हैं कि राज्य मानव जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु अस्तित्व में बना हुआ है। और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु जीवन में बना हुआ, अच्छे जीवन की प्राप्ति में जन्म, पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपूर्ण जीवन व्यवस्था करनी होती है। अतः राज्य को कानून व्यवस्था के अतिरिक्त भी मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्य की उपस्थिति दिखाई देती है। तो ये सारी बातें जो अरस्तु कहते हैं कि जो अरस्तु कहते हैं राज्य मानव जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया। वहीं प्लेटो ने ये बताया कि राज्य व्यक्ति का बृहत्तम रूप है। तो ये दोनों विद्वान ये बात कह रहे हैं। तो ये सारे कोटेशन आप याद कर सकते हैं, इनको नोट्स बना सकते हैं कि किसने क्या कहा। तो अरस्तु कहते हैं कि राज्य मानव जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु अस्तित्व में बना हुआ है, और मानव जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया। अच्छे जीवन की प्राप्ति में पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि संपूर्ण जीवन के प्रसंग में व्यवस्था करनी होती है। ये सारी बातें उसने अरस्तु ने बताई। इसी आधार पर प्लेटो विवाह, संतान उत्पत्ति, स्त्री पुरुष संबंध पर तथा राज्य के नियंत्रण की बात अपने विचारों में करता है। तो वह अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, तो अब क्वेश्चन आता है कि पीजीटी में क्वेश्चन आ जाए कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो रिपब्लिक पुस्तक लिखी है प्लेटो ने। तो वह अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा, प्रशासन, न्याय, परिवार, संपत्ति, यहाँ तक कि धार्मिक क्रियाकलापों को भी राजनीति का विषय बनाता है। तो ये बात हो रही है कि राजनीति का स्वरूप कितना बड़ा है, राजनीति को कैसे परिभाषित करेंगे, क्योंकि ये विद्वान कह रहे हैं कि राजनीति में परिवार भी आ जाता है, न्याय भी आ जाती है, शिक्षा भी आ जाती है, संपत्ति भी आ जाती है। तो इसलिए राजनीति की परिभाषा देना आज कठिन महसूस होता है कि एक व्यवस्थित और
व्यवस्थित और व्यवहारिक वैज्ञानिक परिभाषा क्या हो सकती है राजनीति की, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि अब ये रिपब्लिक में शिक्षा, प्रशासन, न्याय, परिवार, संपत्ति, यहाँ तक कि धार्मिक क्रियाकलापों को भी राजनीति का विषय मान लिया गया है। भारत में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में संपत्ति, न्याय, कानून, प्रशासन, कूटनीति आदि, युद्ध एवं शांति आदि सभी विषयों को राजनीति का अंग बताकर इसके बृहत्तम रूप को प्रकट किया है। तो भारत में भी कौटिल्य ने भी ये बात बताई है, कौटिल्य चाणक्य ने भी ये बात बताई है कि अर्थशास्त्र में संपत्ति, न्याय, कानून, प्रशासन, कूटनीति, युद्ध, शांति। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि राजनीति का जो इतना विस्तृत क्षेत्र है, तो इस विस्तृत क्षेत्र के लिए एक परिभाषा कैसे सटीकता होगी। आगे ये है कि स्वयं पॉलिटिक्स शब्द यूनानी शब्द पॉलिस से बना हुआ है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिटिक्स शब्द किस शब्द से बना है, तो यूनानी शब्द पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य है। यूपी पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, नेट के लिए, जीआरएफ के लिए, जीआईसी के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए आप जिसमें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, चाहे यूपीएससी मेंस का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो, तो आप क्वेश्चन लिखने आ जाए कि राजनीति की परिभाषा दीजिए, क्या यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में या फिर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी न्याय संगत है, विश्लेषण कीजिए। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी कि राजनीति की परिभाषा कैसे नहीं दी जा सकती और दी जा सकती है, तो उसमें क्या क्या खामियां होंगी और जो परिभाषाएं दी गई हैं वो क्या क्या परिभाषाएं रही हैं। तो उस समय के नगर राज्य का हर विषय वहाँ की राजनीति को प्रभावित करता था अथवा राजनीति से प्रभावित होता था। अतः उस समय की स्थिति के अनुरूप राजनीति को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया था। ये बात उस समय की यूनानी काल की चल रही है। अभी हम बात जो कर रहे हैं, अभी हम यूनानी दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। पहले तो यूनानी दृष्टिकोण की बात करें, दो दृष्टिकोण होते हैं। एक यूनानी दृष्टिकोण हो गया, एक यूनानी दृष्टिकोण राजनीति को समझने के लिए दृष्टिकोण है। दो दृष्टिकोण है, एक यूनानी दृष्टिकोण हो गया जिसको शास्त्रीय क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और आधुनिक दृष्टिकोण है मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये सारी बातें राजनीति संबंधित हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। फिर अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपको सबसे पहले वो वीडियो मिलेगी और एक रिदम बन जाएगा और एक रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह, एक रेगुलर लर्नर की तरह आप इस पर सीख सकते हैं। ये निःशुल्क होंगी सारी कक्षाएं, इसको कोई पेड प्रूफ नहीं होगा। तो ये मेरे द्वारा बताया गया आपका राजनीति का दृष्टिकोण है। मैं पॉलिटिकल साइंस से अभी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर सब्जेक्ट, मास्टर कह सकते हैं, मास्टर विषय है सभी विषयों का, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद परीक्षाएं भी आ रही हैं टीजीटी की, पीजीटी की, तो इसलिए उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, इसलिए पॉलिटिकल साइंस अच्छा विषय है। उसके बाद अन्य विषयों की तैयारी करेंगे। तो धन्यवाद, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।